नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य प्रकृति। अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट प्रश्न, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। पराश्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक। याद रखिएगा, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराश्रव तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने उत्पन्न किया था। गाल्टन ने उत्पन्न किया था। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि का निर्धारण। इसी कड़ी में ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। याद रखिएगा, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों की आंतरिक भागों की सफाई के लिए पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विमानों तक होती है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर विस्फोट की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग से संबंध में किया जाता है? वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है मैक अंकों का प्रयोग। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसीबल से। याद रखिएगा, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसीबल से मापा जाता है। उसी कड़ी में साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसीबल होती है। 30 से 40 होती है। उसी कड़ी में ध्वनि की विशेषताएं जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तारत्व। क्या कहलाती हैं? तारत्व कहलाती हैं। उसी कड़ी में आपके सामने, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का वेद अंतर किसके कारण किया जाता है? केवल ध्वनि गुणता के कारण। ध्वनि गुणता से उनका वेद किया जाता है। ध्वनि तीव्रता की डेसीबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। 95 डेसीबल से ऊपर मनुष्य नहीं सुन सकता है। उसी कड़ी में नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है और दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घटती जाती है। यह किस घटना पर उदाहरण है? डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? डॉपलर प्रभाव। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। स्पष्ट ध्वनि को सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 याद रखिएगा, वेरी होनी चाहिए 17 मीटर। रडार की कारण प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार होता है कारण प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन। उसी कड़ी में किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक। 1/10 सेकंड से अधिक। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? याद रखिएगा, 56 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, स्टेटोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेटोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार अधिकांशतः किसके
नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। गूंजहीन का अनुकरण काल कितना होता है? गूंजहीन का अनुकरण काल कितना होता है? 0 सेकंड। कितना होता है? 0 सेकंड। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह किसके कारण संभव है? अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण यह संभव है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच और कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव था तो ध्वनि के उस गुण के कारण होगा, अनुनाद के कारण। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रुजुरेखन उनके लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। क्या कहलाता है? सोनार। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। इको साउंडिंग का प्रयोग छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की गहराई मापने में प्रयोग कहा जाता है साउंडिंग का। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कहा जाता है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? याद रखिएगा, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ध्वनि से। याद रखिएगा, ध्वनि से संबंधित है पीला रंग विज्ञान। कड़ी में आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले है। सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? याद रखिएगा, क्या है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? याद रखिएगा, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट याद करते रहिए। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ बेहद इंपॉर्टेंट क्या कहता है? याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किससे निकाले जाते हैं? याद रखिएगा, पादप लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किससे निकाले जाते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न होगी। किससे निकाले जाते हैं? कवक से। याद रखिएगा, किससे निकाले जाते हैं? कवक से। कड़ी में आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट आता हुआ श्रृंखला जो आपके एग्जाम में बेहद खास होने वाली है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? मानव शरीर के किस अंग में? याद रखिएगा, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? दीर्घ अस्थि में लसिका चलती है ध्वनि। दीर्घ में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ बेहद इंपॉर्टेंट। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज कार्य क्या होता है? आहार में लवर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक। याद रखिएगा, आहार में लवर है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न। तारत्व के कारण किसके कारण? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करना। याद रखिएगा, सामने नेक्स्ट प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाली है। आप सभी लोगों द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। कहता है डेंगू बुखार किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके कारण? याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? बेहद इंपॉर्टेंट किसके कारण होता है? सामने बेहद इंपॉर्टेंट हवाई जहाज के द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। सभी प्रश्नों को आप याद करते रहिए। और नमस्कार प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण आविष्कार। तो सभी लोग हो जाए तैयार आज के खास प्रश्नों के लिए। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, ब्रिकवेट ने आविष्कार किया था हेलीकॉप्टर का। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखिएगा, टेलर एवं यंग। रडार के आविष्कारक टेलर एवं यंग थे। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया गया, जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। याद रखिएगा, डायनामाइट की खोज की थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, रोंटगन ने आविष्कार किया था एक्सरे का। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने खोज की थी टेलीस्कोप की। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, डेमलर ने की थी गैस इंजन की खोज। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु बम का विकास किसने किया था? याद रखिएगा, परमाणु बम का विकास जे. रॉबर्ट ने किया था। परमाणु बम का विकास जे. रॉबर्ट ने किया था। हाइड्रोजन बम का विकसित किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था।
उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा फ्रैंक हिटले ने आविष्कार किया था जेट इंजन का। जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा ब्रॉड शॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की ये श्रृंखला जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में आने वाली है और जिसकी सहायता से आप अपने सपनों के संकल्प को पूरा करने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद करते रहिए। उसी कड़ी में आपके सामने नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन थे? याद रखिएगा एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता एनरिको फर्मी थे। इसी कड़ी में वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स को कहा जाता है। टाइपराइटर का आविष्कारक सोल्स को कहा जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एकर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा निक होलोनियाक ने आविष्कार किया था एलईडी का। इसी कड़ी में सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था। उसी कड़ी में पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, फ़ारेनहाइट ने किया था पारद थर्मामीटर का आविष्कार। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्टिन कपूर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन को कहा जाता है। बेहद खास, सरलतम और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? याद रखिएगा समुद्री मील किसके बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील। जे थॉमसन ने किसकी खोज की? भौतिक में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। उसी कड़ी में आपके सामने एक फैदम किसके बराबर होता है? याद रखिएगा एक फैदम 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है। इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से हैं? जर्मन से हैं जॉर्ज साइमन। एक मील किसके बराबर होता है? याद रखिएगा एक मील 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है एक मील। इसी कड़ी में कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? याद रखिएगा कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादक एस चंद्रशेखर ने किया था। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग की सिद्धांत आर्किमिडीज ने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग की सिद्धांत। इन सभी प्रश्न, नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सिनी सदानंद सेट्टी ने जीता हुआ है। याद रखिएगा दूरसा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम में जो स्थित है में जीता हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता हुआ है? तो याद रखिएगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता हुआ है। खुशी पटेल ने यह खिताब जीता हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ,
दुनिया की सबसे लंबी 1910 मीटर लंबी यात्री ट्रेन सेवा शुरू किस देश में हुई है? याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा। याद रखिएगा, शुभ्रकांत पांडा। क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? विजेता है मुंबई और उप विजेता हिमाचल प्रदेश। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने यह योजना प्रारंभ की हुई है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, खादी एवं ग्रामोद्योग के नए CEO कौन बने हैं? खादी एवं ग्रामोद्योग के नए CEO विनीत कुमार बनाए गए हैं। याद रखिएगा इन खास प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा, PG सीताराम। PG सीताराम को भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नए अध्यक्ष बनाया गया है। टेनिस टूर्नामेंट ATP फाइनल्स सन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने यह पुरस्कार जीता है। वार्षिक महोत्सव सोनजल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, सोनजल 2022 जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? जितेंद्र सिंह ने, जो कि हरियाणा के हैं। याद रखिएगा, उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर T20 चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, हरियाणा ने यह खिताब जीता है और जबकि उप विजेता रही है महाराष्ट्र। इन सभी प्रश्नों को याद रखिए। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT ऊषा। याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT ऊषा बनी है। पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? स्टेफनी। फ्रांस की जो है स्टेफनी बनी हुई है। इसी कड़ी में कहां पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मैना लोआ 40 साल बाद फिर से कहां पर फूटा है? हवाई, अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कुवेम्पु पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अन्नामलाई इमायाम को लिस्ट ए क्रिकेट के एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़। याद रखिएगा, एक ओवर में 7 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BCE के नए MD कौन बने हैं? सुंदरमर राममूर्ति। याद रखिएगा, सुंदरमर राममूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया हुआ है? उड़ीसा ने यह अभियान शुरू किया हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 किस राज्य में बनाया गया है? याद रखिएगा, नागालैंड में यह फेस्टिवल बनाया गया है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? याद रखिएगा, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रसून जोशी। याद रखिएगा, प्रसून जोशी बने उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? उत्तर प्रदेश को। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? याद रखिएगा, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन भारत में स्थापित की जाएगी। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? डबल डेकर एक्सप्रेस वे नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष प्रकाश जावड़ेकर बने हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर बने हुए हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा, 22वें
विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विदुराज अवस्थी बने हुए हैं। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हुए हैं। किस राज्य में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दंतक ग्रहण योजना शुरू की हुई है? तमिलनाडु ने यह योजना शुरू की हुई है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, क्वाड देशों में से नौसेना प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जापान में। क्वाड देशों में नौसेना प्रमुखों की बैठक जापान में आयोजित हुई है। भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? जगदीश धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, जगदीश धनखड़। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपकी तरफ से आता हुआ, आपके सामने आता हुआ बेहद इम्पोर्टेंट, अमेरिका के इतिहास में गवर्नर पद तक पहुंचने वाली पहली लेस्बियन महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा, पहली लेस्बियन महिला कौन बनी है? तो बेहद इम्पोर्टेंट मौरा हेली पहली लेस्बियन महिला बनी हुई हैं। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को याद रखिएगा। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? याद रखिएगा, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? बेहद इम्पोर्टेंट और ख़ास प्रश्न आपके सामने, इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। अरुण गोहे बने हैं भारत के नए चुनाव आयुक्त। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। G20 संगठन का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? G20 संगठन का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को याद रखिएगा। भारत G20 संगठन का नया अध्यक्ष भारत बना हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न, कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? याद रखिएगा, कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, जोमार्ट तोकायेव बने हुए हैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों को याद करते रहिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? CV आनंद बोस। याद रखिएगा, CV आनंद बोस बने हैं पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल। नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा बनाया गया था? फर्मी। याद रखिएगा, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी बनाया गया था। इसी कड़ी में हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर। अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है सूर्य में। उसी कड़ी में कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। यह क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम। क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का प्रयोग किया जाता है।
उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहें जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसी कड़ी में परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। इसी कड़ी में क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो धार्मिकता का नाम है, इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट, उसी कड़ी में नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। परमाणु ऊर्जा कुलिक नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलिक नलिका का प्रयोग परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। उसी कड़ी में टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं बन सकते? तो याद रखिएगा, एक निश्चित दूरी के बाद दूरदर्शन के संकेत पृथ्वी की सतह वृत्ताकार है, इसकी वजह से नहीं बनते हैं। उसी कड़ी में रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है त्रिविमीय चित्र। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, लेज़र बीम का प्रयोग किसमें किया जाता है? याद रखिएगा, आँख की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है लेज़र बीम का प्रयोग। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? लेज़र के द्वारा किया जाता है पथरी का इलाज। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, जे थॉम्सन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है जे थॉम्सन को। एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? बहुमूल्य पत्थरों और भीड़ों की खराबी का पता लगाने के लिए। टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इंफ्रारेड तरंगे। टीवी रिमोट जो काम करता है इंफ्रारेड तरंगों पर काम करता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक क्या है? हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक क्या है? याद रखिएगा इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सिरेमिक ऑक्साइड, ये सभी प्रश्न आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन के आधार पर ऑटो हॉर्न ने अणु। नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार आज के बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों में। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण खेला गया है? तो याद रखिएगा 22वां संस्करण खेला गया 2022 में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच किसके बीच हुआ था? फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच हुआ था फाइनल मैच। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर देश में। याद रखिएगा कतर देश में आयोजन हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022। वर्ल्ड कप 2022 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 32 टीमों ने भाग लिया था इस 2022 के टूर्नामेंट में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? याद रखिएगा अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उपविजेता कौन रहा? फ्रांस। याद रखिएगा फ्रांस उपविजेता रहा है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम को कितनी इनाम राशि मिली है? $42 मिलियन। कितनी मिली है? $42 मिलियन मिली है।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 की उप विजेता टीम को कितनी इनाम राशि मिली है? $30 मिलियन मिले हैं उप विजेता टीम को। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ है? लुसेल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला है? किलियन एम्बाप्पे को मिला है गोल्डन बूट का पुरस्कार। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी किस देश का था? याद रखिएगा, फ्रांस का सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी था। उसी कड़ी में अब तक के पुरुष फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? मिरोस्लेव क्लोजे सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बने हैं। इसी कड़ी में आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे ज़्यादा बार पुरुष फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ब्राज़ील ने 5 बार यह खिताब जीता हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, फीफा की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, 21 मई 1904 को स्थापना हुई थी फीफा की। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? याद रखिएगा, जियानी इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड कप कितने वर्षों में आयोजित होता है? फीफा वर्ल्ड कप 4 वर्षों में आयोजित होता है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा, 1930 में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आप, पहला पुरुष फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता हुआ था? उरुग्वे ने जीता था पहला पुरुष फीफा वर्ल्ड कप। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता था? फ्रांस ने जीता है 2018 का वर्ल्ड कप। इसी कड़ी में आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस देश में होगा? याद रखिएगा, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह वर्ल्ड कप खेला जाएगा। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? तो याद रखिएगा, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा? बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद खास क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक शुभांकर क्या था? लाइव। याद रखिएगा, आधिकारिक शुभांकर लाइव था। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? बायजूस। याद रखिएगा, ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस। नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार। आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जंतु विज्ञान की शाखाएं। बेहद खास टॉपिक, बेहद खास क्वेश्चन नंबर 1, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? याद रखिएगा, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा डेर्मेटोलॉजी कहलाती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, जीवाश्म का अध्ययन। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? याद करिएगा, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बेहद खास क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? याद रखिएगा, साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कोशिका के अध्ययन से संबंधित है साइटोलॉजी। इसी कड़ी में आपके सामने मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है मछलियों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? याद रखिएगा, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक से संबंधित है हिस्टोलॉजी। उसी कड़ी में आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? बेहद खास क्वेश्चन,
ट्रोमेटोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी। याद रखिएगा इन खास प्रश्नों को। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। इन सभी प्रश्नों को याद करिएगा। वंशागति के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशागति नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी। क्या कहलाता है? अनुवांशिकी। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? यूजेनिक्स। क्या कहलाता है? यूजेनिक्स। इन सभी प्रश्नों को याद करिएगा। कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। इन सभी प्रश्नों को याद करिए। जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु तथा उसके आसपास वातावरण संबंधी अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। इन सभी प्रश्नों को याद करिए। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास हैं। ऊतकों की रचना के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। क्या है? स्नायु तंत्र। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी वृद्ध के अवस्था से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? याद रखिएगा, शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। उसी कड़ी में आपके सामने ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? याद रखिएगा, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। उसी कड़ी में जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रक्त की एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। सीरोलॉजी कहा जाता है। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? इकोलॉजी का संबंध किससे है? शरीर संरचना एवं वातावरण से संबंधित है इकोलॉजी। इसी कड़ी में आपके सामने एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? याद रखिएगा, मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइनोलॉजी। इसी कड़ी में आपके सामने विज्ञान की एक शाखा चिरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? याद रखिएगा, पैर से संबंधित है चिरोपॉडी। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए और इसका टेस्ट आप कल संकल्प परिवार ऐप में अवश्य दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।